इकाई 3 पारिस्थितिकी तंत्र अथवा इकोसिस्टम। टेस्ले ने 1935 में सर्वप्रथम इस शब्द इकोसिस्टम का प्रयोग किया। इकोसिस्टम के अंतर्गत क्षेत्र विशेष के सभी जीवित घटक जैसे पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि आते हैं, जो कि अजैविक घटकों जैसे जल, वायु, वातावरण, अकार्बनिक, यौगिक एवं मृदा आदि से अनुक्रिया करते हैं तथा अजैविक घटकों से भी अनुक्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का व रसायनों का निरंतर प्रवाह होता रहता है। ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम को इकोलॉजी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी बताया गया है। उनके अनुसार समस्त जैविक व अजैविक घटकों का आपस में संबंध इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। ये सारे घटक जीवधारियों के जीवन के लिए अत्यावश्यक हैं। पारितंत्र के घटक या इकोसिस्टम के घटक अगर देखे जाएं तो मूल रूप से दो में बांटा जा सकता है, जैविक तथा अजैविक। जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता व विघटक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एवं डिकम्पोजर, और अजैविक घटकों में अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ तथा भौतिक वातावरण। जैविक घटकों को पर यदि चर्चा की जाए तो सर्वप्रथम जैविक घटकों में उत्पादक आते हैं। ये सामान्यतः हरे पौधे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन उत्पन्न करते हैं। ये पौधे उत्पादित भोजन का अपने लिए उपयोग करते हैं, अतः स्वपोषी कहलाते हैं। साथ ही अन्य सभी जीवों के भोजन के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आपूर्ति भी ये करते हैं। यदि तालाब पारितंत्र का अध्ययन किया जाए, उसमें उत्पादकों के रूप में सूक्ष्मदर्शी शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन, पादक पलवक, तंतुरूपी शैवाल, पानी में डूबे हुए पादप, सतह पर तैरते हुए बड़े पादप, माइक्रोसिस्टिस, हाइड्रिला, कारा, यूट्रिकुलेरिया और जलकुंभी आदि। यदि स्थलीय आवास को देखा जाए तो लाइकन, मॉस, घास, झाड़ियाँ, विभिन्न प्रकार की फसलें तथा वृक्ष, ये सभी उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। दूसरा घटक है उत्पादक। दूसरा घटक है ये सभी जीव जो अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं। कंज्यूमर्स का जहाँ तक सवाल है, वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये पादपों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता। ये शाकाहारी जीव होते हैं तथा आहार के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं। जैसे जलीय तंत्र में शाकाहारी मछलियाँ जैसे ग्रास फिश तथा सिल्वर फिश। स्थलीय तंत्र में खरगोश, गाय, भैंस, हिरन, हाथी, तोता, कबूतर आदि, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि सिर्फ पादपों के ऊपर ये भोजन के लिए निर्भर करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में ये शाकाहारी जीवों पर भोजन के लिए आश्रित रहने वाले जीव हैं। जैसे जलीय तंत्र के अंदर प्रोटोजोन्स को खाने वाले क्रस्टेशियन, मोलस्क, शाकाहारी मछलियाँ व अन्य शाकाहारी जीवों को खाने वाली मांसाहारी मछलियाँ, ये जैसे स्वच्छ जल में वलेगो, मिस्टस आदि। स्थल पर खरगोश आदि को खाने वाले मांसाहारी भेड़िए तथा अन्य जंतु इस श्रेणी के अंदर आते हैं। अब है तृतीय उपभोक्ता। ये बड़े मांसाहारी जीव होते हैं जो छोटे मांसाहारी तथा शाकाहारी जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं, जैसे शेर, चीता, चील, समुद्री शार्क आदि। सर्वभक्षी ये किसी भी स्तर पर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, जैसे लोमड़ी फल, छोटे चूहे तथा मृत जंतुओं का भक्षण करती है, अतः यह शाकाहारी, मांसाहारी व उपमार्जक या स्कैवेंजर के तरह कार्य करती है। इसी प्रकार से सफ़ेद पैर वाले चूहे मूलतः शाकाहारी होते हैं, लेकिन ये कीटों, छोटी चिड़ियों व चिड़ियों के अंडे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इससे अगला घटक है विघटक जीव। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बैक्टीरिया व कवक आते हैं जो विघटन का कार्य करते हैं। जब कभी प्राकृतिक व अन्य कारणों से उत्पादक व उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो विघटक तुरंत क्रियाशील होकर मृतक को विघटित करना प्रारंभ कर देते हैं तथा इन्हें इनके मूल पदार्थों के अंदर परिणित कर देते हैं। इस क्रिया को में विघटक कुछ मात्रा में कार्बनिक पदार्थों का भक्षण भी करते हैं। अपघटित पदार्थों द्वारा का पुनः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग में ले लिया जाता है। एक और घटक
क्लार्क नामक वैज्ञानिक ने बताया है, जिसे प्रवर्तक कहते हैं। इस घटक के अंदर ये प्रवर्तक एक प्रकार के पदार्थ को दूसरे प्रकार के पदार्थ में बदल देता है, जैसे नाइट्रेट को नाइट्राइट में। अब है दूसरा कंपोनेंट है अजैविक घटक, जिसमें अकार्बनिक, कार्बनिक तथा भौतिक वातावरण आता है। अकार्बनिक घटकों में ये जीवन के लिए परम आवश्यक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि और उनके यौगिक इसके अंतर्गत आते हैं। ये पदार्थ वातावरण में उपलब्ध रहते हैं तथा प्राकृतिक चक्रण द्वारा जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं। अजैविक व जैविक घटकों के बीच में लगातार आदान प्रदान या विनिमय चलता रहता है। दूसरा है कार्बनिक पदार्थ। ये निम्नलिखित श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। नंबर 1, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ह्यूमस आदि जो वातावरण में मुक्त रूप से उपलब्ध रहते हैं। दूसरी श्रेणी में वे पदार्थ आते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे एडीपी, एटीपी और एएमपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उपरोक्त दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में पाए जाने वाले पदार्थ क्लोरोफिल, डीएनए, आरएनए आदि हैं, जो अजैविक वस्तुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे क्लोरोफिल अजैविक घटकों को प्रकाश की किरणों तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोज्य पदार्थ बनाते हैं। डीएनए, आरएनए अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। तीसरा कंपोनेंट है भौतिक वातावरण, जिसमें तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, ऊर्जा आदि आते हैं। अब यदि पारितंत्र के विभिन्न चरणों को देखा जाए तो उसमें नंबर 1 पे ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का ग्रहण, उत्पादकों द्वारा कार्बनिक भोजन का निर्माण, उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का भक्षण ग्रहण, विघटकों द्वारा कार्बनिक पदार्थों व अकार्बनिक पदार्थों का विघटन, प्रवर्तकों द्वारा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का उत्पादकों से ग्रहण योग्य बनाना, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इनका उपयोग होकर पादपों के विभिन्न अंग बन सकें। अब इकोसिस्टम को अगर पुनः विभाजित किया जाए तो 2 घटकों में विभाजित हो सकता है। इकोसिस्टम के पारितंत्र के 2 भाग हो सकते हैं। इसमें कुछ घटक तो आवश्यक घटक हैं जिनके बिना पारितंत्र किसी हालत में चल नहीं सकता है। दूसरा है नॉन एसेंशियल कंपोनेंट, जिनके बिना पारितंत्र चल तो सकता है, लेकिन इनके आ जाने से पारितंत्र में पूर्णता आ जाती है। एसेंशियल कंपोनेंट के अंदर सूर्य का प्रकाश, यदि सूर्य का प्रकाश नहीं है तो कोई इकोसिस्टम नहीं चल सकता। इसके बाद में सूर्य का प्रकाश हो जाने के बाद में हरे पौधे होना आवश्यक है। हरे पौधे नहीं होंगे तो इकोसिस्टम नहीं चलेगा। उसके बाद में हरे पौधे के भोजन के लिए पोषक तत्व चाहिए। पोषक तत्व विभिन्न जीवधारियों की मृत्यु के बाद में डिकम्पोजिशन से बनते हैं, तो डिकम्पोजर बैक्टीरिया चाहिए और इसी प्रकार से प्रवर्तक चाहिए। तो प्रवर्तक, न्यूट्रिएंट्स, विघटक, ये तीनों मिलकर पौधों को आहार प्रदान करते हैं, जिससे हरे पौधे वृद्धि कर सकें, और इस वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें मिलकर एसेंशियल कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। इसमें से किसी भी एक घटक की कमी होने से पारितंत्र या इकोसिस्टम चल नहीं सकता। दूसरा है नॉन एसेंशियल कंपोनेंट। इसके अंदर आता है प्राथमिक उपभोक्ता। यदि हरे पौधे हैं तो उसको भक्षण करने वाले जितने जीवधारी हैं, जंतु हैं, वे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। यदि प्राथमिक उपभोक्ता है तो उसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जंतु आएंगे, और द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर बड़े मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता के रूप में आएंगे। इस बीच में कुछ मृतोपजीवी भी इसके अंतर्गत आते हैं। समस्त पादपों और समस्त जंतुओं के मृत्यु के बाद में बैक्टीरिया उनको विघटित कर देते हैं, और ट्रांसफॉर्मर उनको, प्रवर्तक उनको उपयोगी पदार्थों में, न्यूट्रिएंट्स में परिवर्तित कर देते हैं, और ये एक श्रृंखला के रूप में न्यूट्रिएंट्स पादपों को पुनः प्राप्त हो जाते हैं, और ये चक्रण लगातार चलता रहता है। जहाँ तक नामकरण का सवाल है, इकोसिस्टम आवश्यकता जंतु वनस्पतियों पर निर्भर करता है। जैसे कृषि के लिए कृषि पारितंत्र, घास पारितंत्र, जंगल पारितंत्र, रेगिस्तान, तालाब, नदी, झील, समुद्र, पहाड़ व गुफा पारितंत्र आवश्यकता के अनुसार और जंतु वनस्पतियों के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। अब सबसे पहले देते हैं पारितंत्र, तालाब पारितंत्र।
जिसमें अजैविक घटकों के रूप में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमीनो अम्ल, ह्यूमिक अम्ल, सूर्य का प्रकाश व तापमान आदि आता है। इसके अंदर अगर तालाब तंत्र के अंदर अगर उत्पादक देखे जाएं तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन, पादप पल्लवक आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जल प्रवाह के साथ साथ इधर से उधर तैरते हैं। ये शैवाल के रूप में हो सकते हैं, यूट्रिकुलेरिया, माइक्रोसिस्टस, यूग्लिना, एनाबिना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है फिलामेंटस एल्गी, तंतुरूपी शैवाल, जो स्पायरोगाइला, गायरा व ओइडोगोनियम के अंतर्गत आते हैं, ये नाम से जाने जाते हैं। तीसरा है सीमांतकारी प्लांट, मार्जिनल प्लांट्स, जिसमें जुसिका, आइपोमिया, टाइफा आदि आते हैं। चौथे हैं प्रकार है जलमग्न सबमर्ज प्लांट्स, जिसमें वेलिसनेरिया, यूट्रिकुलेरिया, सेरेटोफिलोम, पोटामोजिटोन आदि आते हैं। और सतह पर तैरने वाले, जिसमें पिस्टिया, लिम्ना और विल्फिया आदि आते हैं। तो उत्पादक के रूप में ये 5 घटक हैं, जिसमें अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रकार के छोटे व बड़े पादप पाए जाते हैं, जो कि उत्पादन का कार्य करते हैं। और इन्हीं उत्पादों के ऊपर आगे वाली भोज्य श्रृंखला विकसित होती है। अब है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसके अंदर जूप्लैंक्टन आते हैं, जंतु पलवक। ये लहरों के साथ चलने वाले जंतु हैं, जिसमें डाइनोफ्लैजिलेट, कोपीपोड, डेफनिया, साइक्लोप्स आदि आते हैं। इसके बाद में दूसरा है नेक्टोन। ये जंतु लहरों से प्रभावित नहीं होते, इनके तैरने वाले अंग पाए जाते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से इधर से उधर गति करते हैं, जिसमें कीट, उनके लार्वा तथा मछलियाँ आदि श्रेणी के अंदर आते हैं। तीसरा है बेंथोस और तलचर। ये तालाब के तल पर पाए जाने वाले होते हैं तथा तल पर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं, जैसे मोलस्क, घोंगे, सीप और एनिलिड्स आदि। दूसरा है द्वितीय उपभोक्ता, ये तीसरी श्रेणी है। ये मांसाहारी जीव होते हैं, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं। इसके अंतर्गत कीट, मेंढक, मांसाहारी छोटी मछलियाँ जैसे गम्बूसिया, लेबिस्टिस और चांडा आदि आते हैं। अब है तृतीय उपभोक्ता। ये परभक्षी शिकारी बड़े आकार के जलचर होते हैं, जो प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे वलेगो, फ्रेश वाटर शार्क, ओम्पोक व अन्य कैटफिशेस। तीसरा है अगला है मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स। ये मृत पदार्थों का विघटन कर उन्हें खनिज लवणों के अंदर बदल देते हैं, जिसमें कवक, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स मूल रूप से आते हैं, तल पर पाए जाते हैं। अगला है ट्रांसफॉर्मर। ये मूल रूप से बैक्टीरिया होते हैं, जो कि विघटित पदार्थों का रूप बदलते हैं, जैसे नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले बैक्टीरिया, फास्फोरस को फास्फेट में बदलने वाले बैक्टीरिया, जिससे इन पदार्थों का प्रकाश संश्लेषण के लिए पादपों द्वारा उपयोग हो सके। अब अगर पारेतंत्र के क्रियात्मक पहलू को देखा जाए तो पारितंत्र की केवल संरचना जानना ही आवश्यक नहीं है, इसके लिए चयापचय तथा उसकी दर का जानना भी आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता की निम्नलिखित आधारभूत प्रक्रियाएं हैं। पहले नंबर 1 पर ऊर्जा प्रवाह है, दूसरे नंबर पर पोषक द्रव्यों की चक्रीय गति है, तीसरे में जैव रासायनिक चक्रण और चौथा है स्वयं नियंत्रण। सबसे पहले ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा एवं कार्य करने की क्षमता का ही परिभाषित नाम है। जीव जगत में यांत्रिक, रासायनिक, विकिरण और ऊष्मा ऊर्जा विशेष रूप से पाई जाती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज और स्थितिज, काइनेटिक व पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होती है। काइनेटिक एनर्जी उसके द्वारा जीवों के अंगों में गति होती है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की से प्राप्त स्थितिज ऊर्जा से होती है, की प्राप्ति स्थितिज ऊर्जा से होती है। यह संग्रहित ऊर्जा है, जो कि हाई केमिकल बॉन्ड के रूप में संग्रहित रहती है, जैसे ATP, ADP और AMP के रूप में ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त करती है, जिससे जीवधारी विभिन्न क्रियाकलाप कर सकते हैं। अब यदि इसी क्रम में फिर हम देखें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इकोसिस्टम के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करें, तो विश्व में ऊर्जा स्थिर है। यह न तो पैदा की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल अपना रूप बदलती है। यह पहला नियम है थर्मोडायनेमिक्स का। जब लकड़ी को जलाया जाता है तो ऊर्जा विमुक्त हो जाती है तथा ताप व प्रकाश उत्पन्न होते हैं। सेकेंड लॉ में जब ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो इसमें एक भाग ऐसा रूप धारण कर लेता है जो कि आगे किसी रूप में नहीं बदल सकता। जब कोयले के बॉयलर में भाप पैदा होती है तो कुछ ऊर्जा भाप बनने में काम आ जाती है तथा कुछ ताप के रूप में वायुमंडल में बिखर जाती है। इसी प्रकार समुदाय में जब ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जाती है तो उसका अधिकतम भाग ताप में के रूप में निम्नीकृत हो जाता है, बाकी जीवित ऊतक के रूप में संग्रहित हो जाता है। जीवनीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा को
सदैव ऊर्जा की इकाई में व्यक्त किया जाता है। यह इकाई कैलोरी के रूप में होती है अथवा किलो कैलोरी के रूप में होती है। जहाँ तक कैलोरी का सवाल है, 1 ग्राम पानी का तापमान 14.5 से 15.51 डिग्री बढ़ाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं, और 1000 कैलोरी मिलकर 1 किलो कैलोरी कहलाता है। प्रकृति में अगर ऊर्जा प्रवाह देखा जाए तो जीवनीय ऊर्जा एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य में 564 मिलियन टन हाइड्रोजन प्रति क्षण 560 मिलियन टन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से 4 मिलियन टन द्रव मास प्रति क्षण ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिसका विकिरण सूर्य के प्रकाश मंडल से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है। प्रकाश मंडल का व्यास 8,65,000 मील अनुमानित है, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। सौर ऊर्जा का विकिरण लघुतम धैर्य वाली से लेकर दीर्घ धैर्य वेवलेंथ वाली तरंगों के रूप में पाया जाता है। इस ऊर्जा का 99% भाग 2 से 4 माइक्रोन अल्ट्रा वायलेट से लेकर इंफ्रारेड रेंज के तरंगों के रूप में होता है। अब यदि ऊर्जा का रूपांतरण देखा जाए तो भूतल पर प्राप्त ऊर्जा का 95.1% से 99.9% तक भाग परावर्तित या वाष्पित हो जाता है के माध्यम से ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। भूतल पर प्राप्त ऊर्जा का 1 से 5% भाग प्रकाश के रूप में पादपों पर पड़ता है तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध होता है। यह सौर ऊर्जा विकिरण के रूप में पादपों पर आती है। पादप जो है ये न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की सहायता से भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन भोज्य पदार्थों के ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण कर देने से श्वसन की क्रिया भी संपन्न होती है। उसमें एडीपी से एटीपी बनता है और पाई ऊर्जा मुक्त होती है, जो बाद में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम साइकिल में जाकर मनुष्य की और जीवों की ऊर्जा क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होती है। अब यह प्रकाश ऊर्जा का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल आदि मिलकर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन और जल इसमें विमुक्त होते हैं। कुछ बैक्टीरिया तथा हरे नीले शैवाल भी ऊर्जा विमुक्त करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए ऊर्जा अकार्बनिक पदार्थों से लेते हैं। इन्हें कीमो ऑटोट्रोफ या स्वयंपोषी कहते हैं। जैसे बिजियाटोआ प्रजाति हाइड्रोजन सल्फाइड से ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करती है। हाइड्रोजन सल्फाइड के समाप्त हो जाते ही उक्त प्रजाति गंधक का ऑक्सीकरण करके उसे सल्फेट में बदल देती है और पुनः ऊर्जा प्राप्त होती है। उक्त ऊर्जा तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन की सहायता से जैविक कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाती है। निष्कर्ष यह है कि जीवन की सभी क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा वातावरण में प्रकाश किरणों के रूप में आती है। उस ऊर्जा का 56% वातावरण में अवशोषित हो जाता है। 36% जल व स्थल को गर्म करने में खर्च होता है। 8% ऊर्जा पादपों पर पड़ती है, जिसमें से 80 से 85% तक अवशोषित हो जाती है। इसका शेष 50% पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में लाया जाता है। इसी ऊर्जा को पादप जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि में संग्रहित करते हैं तथा इसका भोजन के रूप में उपयोग भी करते हैं। और यही सारे पदार्थ आने वाली भोज्य श्रृंखला के लिए मूल रूप से भोजन का आधार होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।